So the basic networking devices which are used for communication purpose, the very first is the modem. मॉडम की फुल फॉर्म क्या है पता है आपको? चलो मैं Modulated, demodulator. यस इट इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. एब्रीवेटिव जो वर्ड्स होते हैं हमेशा हम उनको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. सो इट इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. ठीक है. एंड इसका बेसिक रोल ये होता है कि व्हेन वी वांट टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन लिंक, वायर्स का या वायरलेस का जो भी कम्युनिकेशन लिंक हम एस्टैब्लिश करते हैं वो हमेशा होता है एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में. ठीक है. कुछ इस तरह से. पता नहीं एनालॉग सिग्नल्स ऐसे वेव फॉर्म में ही आते हैं. एंड बट जो कंप्यूटर होता है वो आपका क्या अंडरस्टैंड करता है? वो अंडरस्टैंड करता है डिजिटल सिग्नल. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल. अब एनालॉग सिग्नल जब पीछे से आ रहा है तो कंप्यूटर तो डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है. तो वो कैसे, मतलब कि ऐसे वाले वेव फॉर्म के सिग्नल को ऐसे इंक्रीमेंटेड वे में जाते हुए सिग्नल से कन्वर्ट करेगा, तो ये काम करता है मॉडम. फाइन. मॉडम का ये बेसिक रोल होता है कि वो आपके एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में, और जो आपका जाता हुआ मैसेज है कंप्यूटर से उसको डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्जन करेगा. फाइन. तो अगर आपके सिस्टम के साथ कुछ ऐसे वाला डिवाइस जो साथ में अटैच होता है, जिसको हम समटाइम वाईफाई डिवाइस भी बोलते हैं आजकल, ठीक है, तो ये हमारा मॉडेम का रोल प्ले करता है और इसका बेसिक काम ये होता है कि दैट इज व्हाई वी नीड दिस डिवाइस. फाइन. And after that, in our next, this is a RJ45 connector. RJ45 कनेक्टर जो है वो आपका यूज होता है, इट्स ए स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कनेक्टर, ताकि वो कंप्यूटर के नेटवर्क के केबल्स को सिस्टम के साथ अटैच कर सके. आप अक्सर वायर्स के साथ, ये ग्रे वायर यहाँ पर है, इसकी जगह पर वाइट एंड ब्लू कोई भी वायर हो सकती है, डिपेंड करता है. ठीक है. एंड अक्सर ये ट्विस्टेड पेयर की वायर होती है जिसके साथ ये RJ45 कनेक्टर जो है वो अटैच होता है. Fine. And whatever device you are using to connect all the systems, this RJ45 connector is always required to attach. Fine. And to attach this RJ45 connector to your device, अपने आपके डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है ईथरनेट कार्ड, which is called as NIC कार्ड. ये कुछ इस तरह से आपको दिखता है ईथरनेट कार्ड. मतलब ये ब्लू वाला पार्ट जो होता है वो सीपीयू के अंदर होता है और ये वाला पार्ट जो होता है वो सीपीयू के बाहर होता है. या तो कुछ इस तरह से होता है या इस तरह से होता है. ठीक है. डिपेंड्स. और ये जो आपकी पोर्ट्स लगी होती हैं ये आपके RJ45 कनेक्टर को आपके सिस्टम के साथ अटैच करने के लिए होती हैं. ये बाहर की तरफ सीपीयू की तरफ लगी होती हैं एंड फ्रॉम these ports you can attach this RJ45 connector. Fine. And when you need to attach this RJ45 connector with the wire and that wire gets connected, if you want to form a proper network, LAN network, अगर हमने कोई LAN network establish करना है तो उसको establish करने के लिए हमें चाहिए होता है हब. अब आप देखो कि हब के पीछे भी कुछ इस तरह की ही वायर पोर्ट है जिसके थ्रू हम जो RJ45 कनेक्टर की वायर है वो हम साथ में अटैच कर सकें. ठीक है. अगर आपके पास इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, एंड अगर आपने एक डिवाइस लेना है, जैसे लेट्स सपोज मैंने कॉमन इसमें एक वायर डाल दी जो जो इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एंड बाकी सारे सिस्टम जो हैं वो बाकी पोर्ट्स में मैंने डाल दिए कि बाकी पोर्ट्स के कनेक्शन जो है वो उसमें मैंने डाल दिए, तो ये हब जो है वो इंटरनेट का कनेक्शन हर सिस्टम को, हर पीसी को प्रोवाइड करेगा.
ये बेसिकली बहुत एक कन्वीनियंट सी टेक्नोलॉजी है एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए कि व्हेन वन सिस्टम वांट टू कम्युनिकेट विद द अदर सिस्टम देन दैट सिस्टम कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ दिस हब। अब ये हब क्या करेगा, ये हब आपके सिस्टम का मैसेज जो है वो, जैसे लेट्स सपोज सिस्टम नंबर 1 जो है, ठीक है, उसने मैसेज सेंड करना है सिस्टम नंबर 3 को। फाइन, जो ये 3 नंबर पोर्ट है उसको उसने सेंड करना है। हब इस चीज की टेंशन लेता ही नहीं है कि मैंने किसका मैसेज किसको सेंड करना है। अगर 1 ने उसको मैसेज सेंड किया है कि मैंने ये मैसेज सिस्टम नंबर 3 को मैंने सेंड करना है, तो हब क्या करता है 1 को छोड़ के बाकी सारी पोर्ट्स में क्या करेगा, वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, तो जब वो सारे पोर्ट्स को मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा तो पोर्ट नंबर 5, 4 एंड 2 विल रिजेक्ट दैट मैसेज, क्योंकि ये उनका मैसेज नहीं है, ना ही उनके आईपी एड्रेस पे आया है। एंड पोर्ट नंबर 3 विल एक्सेप्ट दैट मैसेज, क्योंकि ये उसका मैसेज है। मतलब इट होल्सो डिपेंड्स ऑन द सिस्टम कि सिस्टम उस मैसेज को एक्सेप्ट करे। ठीक है, बाकी हब ने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि मैंने किसको भेजना है किसको किसको नहीं भेजना, उसने सबको ही भेज देना है। दिस इज अ बेसिक जॉब ऑफ हब। फाइन, और इस चीज को सुधारने का काम करता है इसका एडवांस वर्जन विच इज कॉल्ड अ स्विच। अब स्विच बेसिकली एक्ट्स एज अ स्मार्टर हब। स्विच जो होता है वो एक स्मार्ट हब की तरह वर्क करता है। ठीक है, उसका बेसिक रूल क्या होता है कि व्हेन वन पोर्ट वांट टू कम्युनिकेट विद द अदर पोर्ट, एक पोर्ट जो होती है वो दूसरी पोर्ट के साथ अगर वो कनेक्ट करना चाहती है, ठीक है, तो स्विच क्या करेगा, उसका एड्रेस पढ़ेगा। ठीक है, और उस पोर्ट का एड्रेस स्पेसिफिकली उसी पोर्ट को सेंड करेगा जिसका ये होगा, वो किसी और पोर्ट को रेफर करेगा ही नहीं। मतलब स्विच इस चीज की टेंशन लेता है कि मैंने ये मैसेज जो है वो मैंने कंसर्न सिस्टम को ही सेंड करना है, मैंने ब्रॉडकास्ट नहीं करना। फाइन, ब्रॉडकास्टिंग में ये होता है कि बस भेज दो, जिसका हो चाहे ना हो बस भेज दो। फाइन, सबको मिलना चाहिए। स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करता, स्विच जो है वो 1 to 1 के बेसिस पे जिसका मैसेज जिसको जाना चाहिए उसी को सेंड करता है। फाइन, सो वी कैन कंसिडर स्विच एज अ स्मार्टर हब। फाइन, अगर हब और स्विच में डिफरेंस हो तो हम ये पॉइंट जरूर लिखते हैं कि स्विच इज अ स्मार्ट हब। फाइन, और ये स्मार्ट किस लिए है, ये इसी चीज के लिए है। गॉट इट। अब जैसे हमने इंटरनेट को एक्सेस करना होता है तो वी नो दैट कि वी हैव मल्टीपल नेटवर्क्स इन आवर वर्ल्ड एंड वी नीड टू कम्युनिकेट विद ऑल दोज नेटवर्क्स विद ईच अदर। ठीक है, एक नेटवर्क इंडिपेंडेंटली कुछ और है, एक नेटवर्क कुछ और है। बेसिकली उन नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है ब्रिज। ब्रिज का बेसिक रोल ये होता है कि वो मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करवाता है। Fine, it is required to communicate between two or more networks. Fine, basically bridge works on at physical layer. Physical layer पे bridge work करता है। ठीक है, एंड डेटा लिंक लेयर को भी साथ में हैंडल करता है। ठीक है, दोनों लेयर्स में काम करता है। एंड बेसिक जो होता है एडवांटेज ब्रिज का ये होता है कि इट इज स्मार्टर देन हब as it can filter network traffic on the basis of their MAC addresses. उनके जो मीडिया सेस कंट्रोल के एड्रेसेस होते हैं उनके बेसिस पे वो ट्रेस करता है और ट्रैफिक को हैंडल करता है कि अगर उसके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा टू मच कंजेशन है मैसेजेस की, तो वो उस चीज़ को हैंडल भी करेगा कि कहीं पर कोई कॉलिजन ना हो जाए। ठीक है, कॉलिजन समझते हो क्या होता है? जब दो मैसेजेस का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलिजन। ठीक है, एंड कंजेशन इज व्हाट? कंजेशन इज द जैम। व्हेन यू एनकाउंटर अ ट्रैफिक जैम then there is a situation of congestion occurs, and due to congestion but sometimes your message will not reach at your destination point at a specific time.
आपका मैसेज जो है, कई बार आप लेट्स सपोज आपको एग्जांपल कोट करती हूँ कि आपका रिजल्ट आउट हुआ है एंड सेम डे यू वांट टू एक्सेस द वेबसाइट, तो क्या होता है कि आपकी वेबसाइट इट टुक्स टू मच टाइम टू एक्सेस, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो सेम वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे, मैसेजेस को मतलब कि रिजल्ट को एक्सेस करने के लिए सेम वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट जो है वो अपना रोल नंबर डाल के एक्सेस कर रहे होते हैं, चाहे वो अपना अपना रोल नंबर डाल रहे होते हैं, बट स्टिल दे आर एक्सेसिंग द सेम वेबसाइट. सो इन दैट वे ऑलवेज कंजेशन अकर्स, जो आपका ब्राउजर जो होता है वो समटाइम्स डिनाई कर देता है कि टू मच टाइम इट विल टेक, उसका टाइम लैप्स हो गया है और वो नहीं पहुंच पा रहा ड्यू टू कंजेशन, ड्यू टू ट्रैफिक जैम. फाइन. एंड अगर आपका मैसेज जो है वो सेंड ही नहीं हो रहा, फाइन, आपने सेंड कर दिया, वो आगे कहीं पर लॉस हो गया एंड आपका मैसेज जो है वो पहुंचा ही नहीं है डेस्टिनेशन एंड तक, दैट मीन्स कि इन दैट केस कोलिजन अकर्स. फाइन. और इसका वे आउट क्या होता है कि हाउ नेटवर्क हैंडल्स दिस सिचुएशन, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं अभी. ठीक है. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रिज नीड्स टू जनरेट अ लिंक बिटवीन टू सेगमेंट्स. दो ओरिजिनल नेटवर्क्स हैं, उनमें कम्युनिकेट करवाने का काम जो होता है वो ब्रिज का होता है. फाइन. एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है गेटवे. गेटवे का मेजर रोल क्या होता है कि व्हेन यू हैव टू इंडिपेंडेंट नेटवर्क हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजीज, व्हेन यू हैव टू डिसिमिलर नेटवर्क्स, तो उन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाने का काम क्या होता है, गेटवे का. फाइन. तो गेटवे का मेजर रोल यही होता है कि एक हमारे पास डिसिमिलर नेटवर्क है और एक दूसरा डिसिमिलर नेटवर्क है, दोनों को आपस में हमने कम्युनिकेट करवाना है, तो हम क्या यूज करते हैं, गेटवे सर्वर. फाइन. और ऑब्वियसली गेटवे को कंट्रोल करके आप किसी भी इंट्रूडर को हम चेक कर सकते हैं एंड मतलब कि उसको एक्सेस जो है वो गेटवे प्रोवाइड कर सकता है. नो डाउट इफ वी हैव अ फायरवॉल टू just you can say that to take a barrier between the unwanted messages, तो आप फायरवॉल बीच में इंसर्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि फायरवॉल आपके पूरे नेटवर्क के द्वारा एक चार दीवारी खड़ी कर सकता है ताकि कोई भी अनवांटेड मैसेज आपके नेटवर्क के अंदर ना आ सके, ना ही कोई इंट्रूडर आ सके. वो एक प्रोटेक्शन मेयर है फायरवॉल. फाइन. बट गेटवे का मेन काम क्या होता है कि वो दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाता है. फाइन. एंड दिस इज द रिपीटर. अब रिपीटर का मेन काम क्या होता है, स्विच विद इन अ नेटवर्क काम करेगा. ठीक है. एंड ब्रिज जो है वो काम करेगा अगर आपने किसी और नेटवर्क के साथ लिंक एस्टेब्लिश करना है. ठीक है. एंड रिपीटर का मेन काम क्या होता है कि व्हेन यू वांट टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट सिस्टम इज वेरी लॉन्ग, देन योर सिग्नल विल गेट वीकेंड. आपका सिग्नल उस टाइम पे वीक हो जाएगा और आपने क्या करना है, एक बीच में एक रिपीटर डाल देना है. रिपीटर विल स्ट्रेंथन अप योर सिग्नल. सो यू कैन कॉल इट एज अ डिजिटल रीजनरेटर. रिपीटर आपका क्या होगा, डिजिटल रीजनरेटर. जो हर बार आपके सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल को रीजनरेट करता है. फाइन. आपके मोबाइल टावर्स होते हैं वो एज अ रिपीटर का काम ही करते हैं ताकि वो आपको मतलब आपके सिग्नल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें, और इसलिए आपके पास सिग्नल्स होते हैं बहुत अच्छे आते हैं इफ यू आर स्टैंडिंग बाय अ टावर. फाइन. Yes, ma'am. Now this is router.
अब जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कंजेशन की, कोलिजन की, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं राउटर्स। राउटर्स का बेसिक काम क्या होता है कि when you need to establish a communication link between one system to second system, तो राउटर का काम होता है कि it will find a specific way, or you can say suitable way, sorry, it will find a suitable way to transmit your message. राउटर आपके मैसेज को सेंड करता है एक अच्छे से मतलब कि वे को देख के, जो आपका शॉर्टर भी हो और वो आपका मतलब कि टाइम कंज्यूम भी कम करे, ठीक है, और उसमें कंजेशन भी कम हो, कोलिजन के चांसेस कम हो, ठीक है। तो वो ऐसा वाला वे जो है वो निकाल के आपका मैसेज सेंड करता है ताकि आपका मैसेज जो है वो सेफली डेस्टिनेशन पीसी तक पहुंच जाए। फाइन। सो राउटर जो है इट डिसाइड्स अ वे ऑफ योर मैसेज, ठीक है। तो इसको हम आप रूटर बोल सकते हो, राउटर बोल सकते हो, डिपेंड ऑन दैट यू आर यूजिंग द अमेरिकन स्लैंग और ब्रिटिश स्लैंग। फाइन। तो दिस इज राउटर। फाइन। एंड एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज लेटर ऑन व्हेन यू इनकाउंटर दिस सब्जेक्ट नेटवर्क्स, तो आपको पता चल जाएगा कि राउटर के पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि किस मैसेज को किस वे से हमने सेंड करना है। फाइन। तो बहुत सारे एल्गोस होते हैं, तो ऑब्वियसली अभी उन एल्गोस के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज यू डोंट हैव दोज एल्गोस इन योर सिलेबस, एंड दोज एल्गोस आर एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। फाइन। मतलब जिसमें वो सेफेस्ट फॉर्म में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचाता है उन एल्गोस को यूज करके। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस। फाइन। तो ये हमारे बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। इसके बाद वी हैव डिस्कस द टोपोलॉजीज अर्लियर, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। फाइन। एंड ये ना टोपोलॉजीज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जरूर याद करना कि किस टोपोलॉजी में कौन से एडवांटेजेस है और कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। अगर मुझे उसको सूटेबल उसका आंसर मिलता है कंपैरिजन का, देन आई विल डेफिनेटली सेंड टू यू। नाउ टेल मी, www इज ए प्रोटोकॉल और समथिंग एल्स? आपके हिसाब से क्या है ये कुछ कॉमन सी टर्म है। आई वॉन्ट यू टू बी अवेयर अबाउट दीज टर्म्स। इसकी फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। ये क्या चीज है? इंटरनेट के नेम पे हम हर बार www को कंसिडर करते हैं, हर वेबसाइट के आगे ये आता है। ये है क्या? इज इट ए टर्म ऑफ इंटरनेट या खुद से इंटरनेट है? क्या है क्या ये? अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रही हूँ, आई होप आप उस लाइन के थ्रू शायद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ये है क्या।
इस लाइन से बेटे क्या आप समझ सकते हो? रिप्लाई फास्ट, वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट. मैम ये यूज होता है सेंड और रिसीव करने में इंफॉर्मेशन थ्रू थ्रू हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? यूआरएल वाले। नो. मैम HTTPS। दैट इज अ प्रोटोकॉल. आप लोगों ने HTML करी हुई है? यस मैम। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो हाइपरटेक्स्ट का उसमें भी रोल आता है. तो कभी आपने हाइपरटेक्स्ट जनरेट किया है? हाइपरटेक्स्ट होता क्या है? बेटा ध्यान से पढ़ो. World Wide Web is an information service that can be used for sending and receiving information over the internet. इंटरनेट के ऊपर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन को या तो हमने सेंड करना है या रिसीव करना है, और आपकी भाषा में हमने या डाउनलोड करना है या अपलोड करना है. दोनों चीजें हो सकती हैं. ठीक है. थ्रू इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. अब ये इंटरलिंक्ड जो आपस में जुड़े हुए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. अब हाइपरटेक्स्ट क्या चीज होती है? दिस इज माय क्वेश्चन. बिफोर मूविंग अहेड यू शुड नो दिस टर्म. तभी आपको समझ आएगा भी ये इंटरनेट वर्क कैसे करता है. लिंक्स होते हैं और कैसे लिंक्स होते हैं? बिटवीन लाइक कोई भी जैसे कोई सिंपल टेक्स्ट है या ग्राफ मीडिया है। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। Okay. So this is World Health Organization, and when my cursor moves on this text, it gets underlined. That means it gets highlighted. And when I click on this text, it will redirect to some other page. Fine. यस मैम। This is called hypertext. Got it now? यस मैम। इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट. सो हाइपरटेक्स्ट जो होता है वो आपका यही चीज होती है. और जब इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे ऐसे, मतलब कि हाइपरटेक्स्ट के थ्रू बहुत सारे इंटरलिंक्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनको हम उसकी कलेक्शन को, मतलब उसमें सेंडिंग और रिसीविंग जैसे हो रही है मैसेजेस की, तो दैट वे इज कॉल्ड WWW. फाइन. उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब. अब एक और चीज है विच आई वांट टू आस्क यू, दैट इज ISP. ये तो पता होगा सबको. क्या होता है ये? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. कौन होते हैं ये सर्विस प्रोवाइडर्स? जो डिफरेंट सारे नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं जैसे एयरटेल जियो वगैरह। जैसे जियो एयरटेल। यस, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन. वोडाफोन तो खैर चलो नेम ही चेंज हो गया है. BSNL. So they all are the internet service provider which actually providing you the service of internet. Fine. अब एक और चीज लिंक्ड होती है which is called
ये क्या होता है? मैम जो हर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को एक फिक्स्ड वो मिलता है। क्या करता है? आपका नेम क्या है? हाँ जी बताओ बेटा, व्हाट इज योर नेम? क्या? हाँ जी, मिनाल। मिनाल। ओके। मिनाल नाम का बंदा पूरी क्लास में है कोई? नो, मत आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता यस, है हर एक। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेम, उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। जस्ट लाइक योर youtube.com। अब पूरे इंटरनेट में आपको YouTube नाम की दूसरी वेबसाइट नहीं मिलेगी। इसमें एक आध छोटा मोटा चेंज, किसी करेक्टर को चेंज कर दिया, इसके साथ कोई नंबर लगा दिया, जो मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन को टोटली डिफरेंट कर दे, वैसा वाला कुछ चक्कर हो सकता है। बट यूट्यूब पर्टिकुलर नाम की वेबसाइट आपको पूरे इंटरनेट में नहीं मिलेगी। ये होता है डोमेन नेम। इसका बेसिक लॉजिक भी यही होता है कि इफ यू हैव आईपी एड्रेसेस ऑफ योर सिस्टम, दिस आईपी एड्रेसेस uniquely identifies your system throughout the network, then every website is also having its IP address। हर वेबसाइट का जब वो वेबसाइट रजिस्टर होती है तो उसको उसका आईपी एड्रेस जो है वो मिलता है, बट वो नंबर्स की फॉर्म में होता है और उन नंबर्स को याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम उस आईपी एड्रेस की जगह पर हम ऐसे वाले नेम्स रख लेते हैं जो थ्रू आउट इंटरनेट में बिल्कुल यूनिक होते हैं, और इनको हम बोलते हैं डोमेन नेम। अब एक और चीज, इसके बाद मैं आपकी छुट्टी कर दूंगी, फिर मैंने आपको और नहीं पढ़ाना, ठीक है? बस इतना मुझे जवाब दे दो, इन डोमेन नेम में हमारे पास जेनरिक डोमेन्स होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, सब डोमेन्स होते हैं। फाइन। अब टॉप लेवल डोमेन्स या प्राइमरी डोमेन्स एंड एक जेनरिक डोमेन नेम्स आपके होते हैं, जो मैं मतलब किसी वेबसाइट को बेसिकली उसकी टाइप आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक .com, .org, .edu, .in, हम क्या बताना है? .mil। ये पढ़े हो ना आपने? हर वेबसाइट के पीछे ये लगे होते हैं, जैसे यूट्यूब के पीछे .com लगा हुआ है, गूगल के पीछे .com लगा हुआ है। अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट सर्च करोगे तो उसके पीछे .in है, .dic, .in। अगर आप पीडीएवी की वेबसाइट, पुलिस जेवी की वेबसाइट सर्च करोगे तो उसके पीछे .org है। ये .com, .org, .edu, इनका मतलब क्या होता है? इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैम ये स्पेसिफाई करते हैं कि किस जनरली किस चीज के लिए वो है मतलब वेबसाइट, या मतलब किस चीज से एसोसिएटेड है वेबसाइट। किस चीज से एसोसिएटेड है, दैट्स ट्रू। बट अगर हम देखा जाए तो दीज आर द वेरी कॉमन नेम जो थ्रू आउट द वर्ल्ड चलते हैं। .mil is for military, .edu is for education, .in for India। इंडियन वेबसाइट होगी तो उसके पीछे .in लगा होगा। अगर आप ऐसे, इसकी बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप amazon.com पे करोगे तो वो आपको मतलब एक ग्लोबल सर्वर के थ्रू वेबसाइट जो है वो एक्सेस करवाएगा, जिसमें पूरे वर्ल्ड की मार्केट जो है वो शो होगी। यहाँ मतलब कि अमेरिकन बेस्ड जो है वो शो होगी, जिसमें डॉलर्स में प्राइसेस होंगे। बट जब आप amazon.in को लिखोगे तो इन जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट जो है वो शो करेगा। एम आई राइट? अमेजोन के ये दो वर्जन, मतलब कि वर्जन आपको यहाँ पर मिलते हैं ऐसे, अगर आप अमेजोन की वेबसाइट को सर्च करते हो तो, ठीक है?
तो जो उसमें जो करेंसी है वो उसके अकॉर्डिंग फॉलो होती है. इफ यू आर यूजिंग amazon.com तो वो मतलब बाहर की करेंसी यूज करेगा, और इफ यू आर यूजिंग amazon.in तो वो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइसिंग जो है वो शो करेगा. फाइन. org is for organization, gov.government. फाइन. एंड जो .com होता है विच इज वेरी कॉमन, एक्चुअली इसकी एब्रीवेशन कॉमन नहीं है, इसकी एब्रीवेशन है कमर्शियल. .com की एब्रीवेशन है कमर्शियल. कमर्शियल का मतलब ये होता है कि सम वेबसाइट्स आर मेंट टू बी फॉर अर्निंग, जिसके थ्रू बेसिकली जो इसके डेवलपर्स हैं और जो इसके मतलब कि ओनर्स हैं, ठीक है, वो इसके थ्रू कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो .com जो है वो वेबसाइट का नेम जो है वो रख लेते हैं. फाइन. एंड अगर आप मतलब कि .com की जगह पर .org लोगे तो वो आपकी नॉन कमर्शियल वेबसाइट बन जाएगी. गेटिंग माई पॉइंट? जैसे आपका विकीपीडिया, इट्स द लार्जेस्ट इंसाइक्लोपीडिया, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, तो वो .com नहीं है, वो .org है, क्योंकि वो नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए है, फॉर चैरिटी पर्पस. चैरिटी पर्पस कह सकते हो या फिर नॉन कमर्शियल पर्पस कह सकते हो, जिसका मेन काम जो होता है वो अर्निंग नहीं है. और अगर आप youtube.com देखो, google.com देखो, amazon.com देखो, स्नैपडील देखो, फ्लिपकार्ट देखो, दे ऑल आर .com, मतलब दे आर मेंट फॉर अर्निंग. और अर्निंग करते करते देखो अमेजोन का सीईओ है जो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन गया, बिल गेट्स को भी छोड़ गया पीछे. इनकी अर्निंग जो होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है पर पर्सन के हिसाब से, और जो आप इंटरनेट का पैकेज लेते हो उसमें से वो हर थोड़ी थोड़ी डिडक्ट होती रहती है. ठीक है, इतनी स्मॉल होती है कि जो आपको पता तक नहीं चलता. जैसे आपके लिए 1 रुपए में से 5 पैसे हो गए, 10 पैसे हो गए, इतना ही अमाउंट होता है जो आपकी एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उनके पास जाता है. फाइन. और एक टाइम पे लाखों करोड़ों पर्सन जो होते हैं अगर उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं तो नेचुरली वो थोड़ा थोड़ा करके कितना उनके पास जमा हो जाता है. दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ .com.